खबर कौशाम्बी से है। यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। जिला अस्पताल में एक पिता अपने बच्चे का शव लेकर भटकता हुआ नजर आया क्योंकि अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली। बेटे की मौत से बदहवास ये मजबूर पिता, इसने जब एक एम्बुलेंस में शव को रखा तो उसे ये कहकर नीचे उतार दिया गया कि ये एम्बुलेंस प्राइवेट है। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि जिला अस्पताल में अगर स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है तो बाकी अस्पतालों में क्या व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि घर तक छोड़ने के लिए इस मजबूर पिता से पैसे की भी मांग की। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, झकझोर देने वाली खबर। अस्पताल में बच्चे का शव लेकर पिता भटकता रहा। तस्वीर आप देख लीजिए, संवेदनशील हृदय जो है वो कांप जाएगा इस तस्वीर को देखकर। प्राइवेट एम्बुलेंस बताकर नीचे उतार दिया एक कर्मचारी ने जब इसने एक एम्बुलेंस में अपने बच्चे के शव को रखा। अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली, जिला अस्पताल का यह आलम है। तस्वीर कौशाम्बी की है। जिला अस्पताल में शव लेकर यह पिता भटकता रहा। उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाएं आप, उसकी बेबसी को समझा जा सकता है बहुत आसानी से। कर भी ले गए थे, उसका चेकअप करवाया, एक्सरा करवाया। बाद में महसूस हुआ कि उसको फोड़ा हो गया, उसका पूरा शरीर पहले लाल पड़ गया था। उसके बाद हम लोग ये हुआ कि इसका ये सूझ रहा है। हम लोगों को अब अंदरूनी काम हम लोगों को जानकारी नहीं। हम लोग तो परामर्श डॉक्टरों से लेंगे, तो हम लोग ले गए डॉक्टर मंजनपुर सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के लिए पैसा मांगा और हम लोगों ने पैसा भी दिया, उसका ऑपरेशन हुआ। मैं अभी ऑफिस में आया हूँ तो आप मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है कि आज जिला अस्पताल में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई थी और कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। तो इसकी मैं एक जांच कराऊंगा, सीएम साहब से उसकी आख्या लूँगा। उसके बाद जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फोन पर हमारे कौशाम्बी संवाददाता अभिसार भारती जुड़े हुए हैं। अभिसार, ये जो तस्वीरें हमने देखी, जो बयान हमने सुने, ये वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। क्या जो जांच कराने की बात कही गई है वो जांच शुरू हुई, कहीं तक पहुंची? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, कल ये शनिवार था और संपूर्ण समाधान दिवस में सीएमओ महोदय मौजूद थे। उसके बाद जब मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचे कि जिला अस्पताल में कैसा प्रकरण आ गया है, तो उन्होंने कटाक्ष किया और सीधा जिम्मेदार जो है अस्पताल कर्मियों को ठहराया और यह कह दिया कि हमें कोई जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से हुई है। फिलहाल अभी तक तो किसी प्रकार की कोई जांच शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसे जो है अस्पताल प्रशासन एक हल्के में मामले को ले रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी घटनाएं जिला अस्पताल में होती रहती हैं। जिला अस्पताल में तमाम प्राइवेट एम्बुलेंस भी लगी रहती हैं जो प्राइवेट अस्पतालों के लिए संचालन करते हैं और यहाँ के जिम्मेदारों को बाकायदा इसकी जानकारी है। लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है सामने उभर कर, ये शर्मसार करने वाली तस्वीर है। और जांच की बात करें तो यहाँ पर इसके पहले ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है हमारे प्रदेश के, वो भी आए थे और यहाँ फटकार लगा के गए थे कि ऐसे कोई भी मामले ना हो पाए। लेकिन ऐसे मामले अक्सर होते रहते हैं। जांच की बात यह है कि भी कोई किसी प्रकार की जांच शुरू नहीं हुई है और ना ही कोई टीम गठित की गई है। राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका विचार। जो आपने बताया वो और अफसोसनाक है और निराशाजनक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अधिकारी जो है उन्होंने सारा कुछ कर्मचारियों पर डाल दिया और वहां पर ऐसा वातावरण है कि बहुत सामान्य सी घटना हुई है और अभी तक कोई जांच भी शुरू नहीं हुई है। तो ये सब कुछ बहुत अफसोसनाक है विचार जो आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात एबीपी गंगा की खबर के असर की। सीएम आवास से 1 किलोमीटर दूर बनी 6 मंजिला बिल्डिंग अब धराशायी होगी। बिल्डिंग को गिराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने टेंडर निकाल दिया है। 14,75,000 का टेंडर निकाला है लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने। 15 दिनों में बिल्डिंग को ठेकेदार को तोड़ना होगा। बिल्डर ने नजूल की जमीन पर बहुमंजिला इमारत बना दी थी और लगभग 50 करोड़ की लागत से यह इमारत बनी हुई है। बिल्डर और एलडीए अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह बिल्डिंग बनी हुई थी। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेश, वैसे इससे पहले की जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां हुई हैं उनमें से बहुत सारे एक्शंस को आपने लाइव दिखाया है हमारे दर्शकों को। अब ये जो खबर अभी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण आप क्या देख रहे हैं?
देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। एबीपी गंगा ने यह खबर दिखाया था कि मुख्यमंत्री के आवास से महज 1 किलोमीटर दूरी कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत, बिल्डर की मिलीभगत से किस तरीके से नजूल की जमीन पर ये अवैध बिल्डिंग खड़ी हो गई। अवैध बिल्डिंग कोई 1 मंजिला 2 मंजिला नहीं, बल्कि मंजिली इमारत खड़ी हो गई और 6 मंजिले से ज्यादा, उसमें लगभग 100 के लगभग फ्लैट हैं और ऐसी बिल्डिंग खड़ी जाती है और लोगों को पता नहीं चलता है। एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था, इस अवैध बिल्डिंग के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था और असर हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने टेंडर निकाला है और टेंडर निकाला है 14,75,000 का ये टेंडर है और इसे तोड़ने का टेंडर निकाला गया है। बिल्डर ने नजूल की जमीन पर बहुमंजिला इमारत जो खड़ी कर दी थी, लगभग 50 करोड़ की लागत से ये इमारत बनकर तैयार हुई थी। नजूल की जमीन पर बनी बिल्डिंग को अब गिराया जाएगा, इसके लिए टेंडर निकाला गया है। तोड़ने के लिए टेंडर निकाला गया है। ठेकेदार के जरिए बिल्डिंग को धराशायी कराया जाएगा, एलडीए कराएगा और 15 दिन में बिल्डिंग को ठेकेदार को तोड़ना होगा। वीरेश, सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि ये जो गिराए जाने का जो खर्च होता है, जो जुर्माना होता है, ये जो अवैध निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है या संस्था होती है, उसी से वसूला जाता है। आप कह रहे हैं कि टेंडर निकाला गया है तोड़ने का? निश्चित रूप से ये टेंडर निकाला गया है और जो तोड़ेगा उसे 14,75,000 का ये टेंडर दिया गया है। इसकी भरपाई उस बिल्डर से की जाएगी जिसने अवैध निर्माण कराया है या नहीं कराया है, ये एलडीए के ऊपर है और अभी एलडीए ने इसे बहुत स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि जिस भ्रष्ट तंत्र ने इतने बड़ी बिल्डिंग को बना दिया और 14,75,000 का टेंडर अगर एलडीए खर्च करे या पैसा दे, तो वो गाढ़ी कमाई का पैसा है जो टैक्स पेयर है, हम हैं, आप हैं, हमारे जैसे तमाम लोग हैं। तो ऐसे में भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ जो कार्यवाही है वो धीमी होती है और इस पर विश्वास कम होता है। तो ऐसे में एलडीए आगे क्या करने वाला है, जो टेंडर की कॉपी है एबीपी गंगा स्पष्ट रूप से दर्शकों को दिखा रहा है। वो 14,75,000 का टेंडर निकाला गया है। बिल्डर ने नजूल की जमीन पर जो बहुमंजिला इमारत बनाई थी, लगभग 50 करोड़ की लागत से बनी है इमारत, इस इमारत को तोड़ने का ये टेंडर निकाला गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। टेंडर निकाला गया इस इमारत को तोड़ने का। नजूल की जमीन पर बनाई गई इमारत एबीपी गंगा ने आपको दिखाया, हमने दिखाया, तो हमारी खबर का असर हुआ और इस 6 मंजिला इमारत को तोड़ने के लिए एलडीए ने बाकायदा टेंडर निकाला है 14,75,000 रुपए का। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सीतापुर से है। 3 बच्चों के डूबने से उनकी मौत की खबर आ रही है। 3 बच्चों का शव बरामद किया गया है। बड़ी खबर, नहाने के लिए गए थे ये सारे बच्चे, डूबे और उनकी मौत की खबर आ रही है। 10 से 14 वर्ष उम्र बताई जा रही है इन बच्चों की, जिनकी मौत हुई है अफसोसनाक। कनरखी में बंगाली पुरवा घाट पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, 3 बच्चों की डूबने से मौत जो नहाने के लिए गए थे। मरने वाले बच्चों की उम्र 10 से 14 वर्ष के बीच, 3 बच्चों की जान गई है। कनरखी में बंगाली पुरवा घाट पर यह हादसा पेश आया है। इधर उन्नाव में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों गुट एक दूसरे पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स को बचाने आए महिला और लड़की को डंडों से पीटा जा रहा है। घटना में घायल एक कमलेश नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 गुटों में जमकर मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक की मौत की खबर है। पुरानी रंजिश में यह मारपीट हुई बताई जा रही है। एक व्यक्ति की जान नहीं है इस मारपीट। उन्नाव से खबर, उन्नाव की ये वीडियो। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। महिलाएं और बच्चे, लड़कियां भी इस संघर्ष में इन्वॉल्व हो गए। 2 पक्षों में जमकर हिंसा। अगली खबर ललितपुर से है। यहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मोहल्ले के कुछ लोगों ने अभद्रता करते हुए मारपीट की है और बताया यह जा रहा है कि मोहल्ले के ही कुछ लड़कों ने नालियां बंद होने की शिकायत की थी और इसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। कई लोगों के अतिक्रमण तोड़ भी दिए गए, लेकिन जब शिकायतकर्ता के ही घर पर हुए अतिक्रमण को हटाने की बारी आई तो वो नगर पालिका कर्मचारियों से झगड़ने लगा और लाठी डंडे लेकर बाहर निकल आया।
दोनों तरफ से विवाद की स्थिति होने पर नगर पालिका ईओ ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। हालांकि नगर पालिका की तरफ से आधा दर्जन लोगों पर एफआईआर की शिकायत की। ललितपुर की फुटेज आप देख लीजिए, अतिक्रमणकारियों का हमला आप देखिए। नगर पालिका कर्मचारियों से मारपीट की अतिक्रमणकारियों ने। इधर मेरठ में पुलिस ने अवैध कसीनो पर छापेमारी कर 43 युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया और इनमें नेपाल सहित कई जगहों की 9 युवतियां शामिल हैं। वहीं छापेमारी के दौरान गुजरात के एक हीरा कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली और देहरादून से कई लोग पार्टी करने आए थे। छापेमारी में लाखों रुपए कैश, मोबाइल और लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, अवैध कसीनो में पकड़े गए आरोपी पुलिस लाइन भेजे गए। परतापुर थाना पुलिस ने बस से उन्हें पुलिस लाइन भेजा है, ये बड़ी खबर। 3 बजे मेरठ पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पकड़े गए 43 लोगों में नेपाल सहित कई जगहों की 9 युवतियां भी शामिल हैं और दिल्ली में एक माफिया पर कसीनो सिंडिकेट चलाने का भी शक है। बड़ी खबर, अवैध कसीनो में पकड़े गए जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया है। परतापुर थाना पुलिस ने बस से इन आरोपियों को पुलिस लाइन भेजा है। ये बड़ी अपडेट, 3 बजे मेरठ पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। अवैध कसीनो में पकड़े गए आरोपी पुलिस लाइन भेजे गए, बस से इन्हें पुलिस लाइन भेजा गया। 43 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया अवैध कसीनो पर रेड करके आज पुलिस के द्वारा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की। इधर 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों का दूसरे दिन भी प्रशिक्षण चल रहा है। तमाम विधायक और सरकार के मंत्री मॉक पोल में शामिल होने के लिए लोक भवन पहुंच चुके हैं। लखनऊ से देखिए हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक हैं वो विधानसभा में जो तिलक हॉल है वहीं पर वोट डालेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी लगातार अपने विधायकों को ये ट्रेनिंग दे रही है कि किस तरीके से इस चुनाव में वोट डालना है। और देखिए ये जो प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, आज उसका दूसरा दिन है। लोक भवन में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और हम आपको तस्वीरें अगर दिखाएं तो तमाम सारे जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। और यहाँ अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, तमाम सारे लोग हैं। और मंच पर 2 जो मत पेटियाँ हैं जिसको हम कहें कि मॉक पोलिंग, वो आज हो रही है। सभी लोग जो जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, वो अपनी पेन बाहर रख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन वो बाहर रख रहे हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होती है ठीक उसी तरीके से ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देखिए तमाम सारे पार्टी के विधायक पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो विधायक के वोट की वैल्यू है, एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है। सिक्किम के कुल जितने विधायकों के वोट की वैल्यू है उतना उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू हो जाती है। इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि एक भी वोट इस राष्ट्रपति चुनाव में इनवैलिड ना हो। और इसीलिए आज ये दूसरा दिन है जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जा रही है, या हम कहें कि जो मॉक पोल हो रहा है। क्योंकि 255 बीजेपी के विधायक हैं, इसके अलावा 12 जो हैं वो अपना दल के विधायक हैं और 6 जो हैं वो हम कहें तो निषाद पार्टी के विधायक हैं। और आप देखिए सामने संजय निषाद दिख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह दिख रहे हैं। इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो केशव प्रसाद मौर्य भी नज़र आ रहे हैं। तमाम सारे विधायक बैठे हुए, 2 मत पेटियाँ रखी हुई हैं। सभी विधायक वहाँ जा रहे हैं, फिर अपना जिसका जो नंबर है उस हिसाब से पेन दी जा रही। क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन में प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। पेन निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया जाता है, जो उनका मनपसंद उम्मीदवार होता है उसके नाम के आगे 1, 2, 3 लिखना होता है। और इसीलिए बीजेपी इस बार इस चुनाव में अपने विधायकों को, सहयोगी दल के विधायकों को इस तरह से ट्रेनिंग दे रही है कि उनका वोट कहीं खराब ना होने पाए। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ। इधर कन्नौज में बिगड़े सांप्रदायिक माहौल पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान आया।
शनिवार को हुए उपद्रव के बाद कन्नौज के डीएम और एसपी पर गिरी गाज को लेकर सुब्रत पाठक ने कहा कि सीएम योगी का आदेश है कि कोई भी ऐसी घटना होगी तो जिलाधिकारी और एसपी जिम्मेदार होंगे और इसी कड़ी में दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सुब्रत पाठक सपा विधायक शिवपाल की उस चिट्ठी पर भी बोले जिसमें शिवपाल ने अखिलेश से राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। में तनावपूर्ण स्थिति के बाद डीएम और एसपी को प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, डीएम एसपी को वहां पे प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है, स्थिति तनावपूर्ण क्यों हुई, क्यों ऐसी कार्रवाई जरूरत पड़ी? नहीं, अब देखो, ये मुख्यमंत्री जी का सीधा संदेश है कि कहीं किसी जिले में इस प्रकार की कोई घटना होगी तो उसके लिए सीधे डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। तो मुझे लगता है कि उसी क्रम में उनका ट्रांसफर किया गया होगा। सर, अगर बात करें तो कन्नौज में पहले भी देखा गया है कई बार हिंसा हुई है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है वहां पे स्थिति सामान्य रही है। लेकिन कल एक बार स्थिति तनावपूर्ण हुई है, तो क्या फिर से कन्नौज में वही स्थिति देखने को मिलने लग गई है जो पहले हुआ करती थी? नहीं, देखो, सवाल नहीं पैदा होता है कि ये तो घटना घटी है, वो भी कन्नौज से सुदूर, और वो भी एक चोरी छुपे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की घटना घटी है तो इसका खिलाफ में जबरदस्त कार्रवाई भी होगी। पहले घटना होती थी इसलिए कि इसमें कार्रवाई नहीं होती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में संप्रदाय विशेष के लोग गुंडागर्दी करते थे, खुराफात करते थे और खुलेआम करते थे। चोरी छुपे, जी तो चोरी छुपे की घटना होगी, खुलेआम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती थी। तो जिसको लेकर आक्रोश होता था वो बड़ी घटनाएं बाद में होती थी। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है। जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीवी सिंधु को बधाई दी है उनकी शानदार सफलता पर। सीएम ने ट्वीट कर पीवी सिंधु को बधाई दी है। पीवी सिंधु को मिली है सिंगापुर ओपन सुपर 500 बैडमिंटन में जीत। जी हां, वो चैंपियन बनी है और इसी बात पर, इसी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है और लिखा है कि देश की बेटी पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन 2022 में मिली ऐतिहासिक विजय हेतु हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपकी जीत युवा खिलाड़ियों के जोश, जुनून और संकल्प को दृढ़ता प्रदान करेगी। हमें आप पर गर्व है। ट्वीट का कंटेंट हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। ये ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने बधाई दी है पीवी सिंधु को। आपकी जीत युवा खिलाड़ियों के जोश, जुनून और संकल्प को दृढ़ता प्रदान करेगी। हमें आप पर गर्व है। ये बात महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री की। और सीएम योगी ने अमृत महोत्सव को लेकर भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस उपलक्ष्य में हर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 75 तालाब अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने की कार्रवाई चल रही है। नगरीय क्षेत्रों को भी इस कार्य योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री का। इधर मायावती ने ट्वीट कर अपने रिश्तेदारों पर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर, दलित और उपेक्षितों में भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है। लिखती हैं, इसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। वो एक ऐसा है जो मेरी गैरहाजिरी में मेरे दिल्ली निवास पर सीबीआई छापे के बाद परिवार सहित चला गया। तब से ही छोटा भाई आनंद सरकारी नौकरी छोड़कर परिवार के साथ मेरी सेवा और पार्टी कार्य में लगा है। जबकि इन स्वार्थी किस्म के लोगों ने खासकर बामसेफ और DS4 आदि के नाम पर अनेकों प्रकार के कागजी संगठन बनाए हुए हैं जो सामाजिक चेतना पैदा करने की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और अब यही कार्य बीएसपी में कुछ निष्क्रिय हुए लोग भी दूसरे तरीके से कर रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण। इस प्रकार से बीएसपी को कमजोर करने हेतु जातिवादी शक्तियां यहां पर्दे के पीछे से ये सब षड्यंत्र करती रहती हैं। साथ ही उनसे कागजी पार्टियां बनवाकर चुनाव में दलित और शोषितों का वोट बांटने की घातक कोशिश करती हैं। ऐसे में पार्टी और मूवमेंट के हित में इन सभी से सावधान रहने की अपील। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां एक बस का ड्राइवर खस्ताहाल बस को हेलमेट लगाकर चलाता दिखा। ड्राइवर का यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि बस शामली से दिल्ली जा रही थी और इसमें 14 यात्री सवार थे। जानकारी यह भी मिली है कि बारिश में बस की छतें टपकती हैं और इसके कारण ड्राइवर हेलमेट लगाकर निकला। देख लीजिए आप फोटो ना खींचे। हेलमेट लगाकर ये ड्राइवर ये बस चला रहा है, सरकारी बस। फोटो ना खींचे। इसके सामने आने के बाद इस खस्ता बस को लेकर अखिलेश यादव ट्वीट भी कर चुके हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है
कि बिना शीशे की जानलेवा बस को चलाने की अनुमति किसने दी? उत्तर प्रदेश परिवहन की इस बदहाली के लिए क्या बोले? थैंक यू का कोई विलोम होता है क्या? ये सवाल उठाया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके। निश्चित रूप से ये तस्वीर, ये वीडियो सवाल उठाने लायक। हेलमेट लगाकर इस बस को चलाता दिखाई ड्राइवर। और कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस ने बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग की और इस दौरान दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारी और खुफिया एजेंसियों ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में गंगा जल लाकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं और यही वजह है कि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज बरेली जोन के एडीजी, आईजी, एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ मंदिरों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर बागपत में श्रावणी मेले में पूरा महादेव मंदिर पर जलाभिषेक होगा और इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड में। जलाभिषेक के दौरान परशुरामेश्वर मंदिर पर एटीएस की टीम तैनात रहेगी। ट्रेनों को भी खास सुरक्षा दी जाएगी। कांवड़ियों के अलावा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा में जवान भी तैनात रहेंगे। तो ये है तैयारी। ट्रेनों को खास सुरक्षा दी जाएगी बागपत में और परशुरामेश्वर मंदिर में एटीएस की एक टीम भी तैनात रहेगी। इतनी कड़ी सुरक्षा होगी बागपत में जब कांवड़िए पहुंचेंगे वहां पर जलाभिषेक के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।